आईएमएफ, जी हाँ, आईएमएफ के खतरे तले कई सालों से पाकिस्तानी जी रहे हैं और हम कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं आईएमएफ को। लेकिन बात ये करें कि जब बात होती है आम आवाम पर तो टैक्स बढ़ जाते हैं, हर चीज़ बढ़ रही होती है, लेकिन जब बात होती है रियल स्टेट टाइकॉन्स की या बड़े बिजनेसमैन की, तो उनके लिए क्यों नहीं उनको भी पकड़ा जाता, उनकी क्यों नहीं क्वेश्चनिंग होती? तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्यों बच रहे हैं ये लोग? देखिए, पहली बात तो ये है कि आईएमएफ के हम साथ तकरीबन कोई 70 साल हो गए उनके साथ रह रहे हैं। कोई 24 के करीब जो है वो प्रोग्राम भी हम उनके साथ करते हैं। हम अब सीख गए हैं उनके साथ रहना, वो भी सीख गए हैं हमारे साथ रहना। तो हम दोनों एक दूसरे की, आप समझिए कि मजबूरी बन गए। हमारी तवक्कुआत ये है कि शायद आईएमएफ आता है और वो मुल्क की मईशत को सीधे राह पे चला देता है, तंदुरुस्त व तवाना कर देता है। आईएमएफ का प्रॉब्लम ये है कि उसके चार्टर के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि उसने किसी मुल्क की मईशत को सीधे राह पे चलाना है। वो इमरजेंसी वार्ड की तरह एक एक्ट करता है। अगर किसी मुल्क के पास अचानक फॉरेन एक्सचेंज के जराए जो जखायर जो हैं, डॉलर्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो मुल्क भागता है आईएमएफ की तरफ। तो आप समझिए कि हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के हमें कोई जबरदस्ती उनके पास नहीं लेके जाता, हम अपनी मर्जी से उनके पास जाते हैं। अब जो माशी पॉलिसीज बनानी है वो हमारे अपनी सियासी क़यादत ने, हमारी अपनी माशी क़यादत ने बनानी है। हम शायद ये तवक्को रख लेते हैं कि वो आईएमएफ की क़यादत ने बनानी है। तो जब हमारी अपनी माशी क़यादत, सियासी क़यादत पॉलिसीज बनाने में फेल हो जाती है, तो फिर आईएमएफ जो है उसकी पॉलिसी हमारे ऊपर लागू हो जाती है। अब आप सोचिए कि एक बीमार मईशत वो एक डॉक्टर के पास जाती है, जिस डॉक्टर का नाम हमने रखा है आईएमएफ। वो डॉक्टर एक दवा देता है, वो हम ले लेते हैं, दवाई का इस्तेमाल होता है, बीमारी दूर नहीं होती। फिर हम आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ फिर वही दवा दे देता है जो उसने लास्ट टाइम दी थी। हम वही दवा दोबारा इस्तेमाल करते हैं और फिर भी बीमारी दूर नहीं होती। तो ये 24 दफा तो ऐसे हो चुका है। बीमारी भी वही है, डॉक्टर भी वही है, इलाज हो नहीं रहा। तो यहाँ पे तो फिर आप सोचिए कि कोई मेंटल टेस्ट की जरूरत है उस डॉक्टर की भी, जो बीमारी की तशखीस करता है, वही दवाई देता है, बीमारी दूर नहीं होती। और जो बीमार है मरीज, उसका भी मेंटल इलाज चाहिए कि वो उसी डॉक्टर के पास जाता है, 24 दफा वही दवा लेके आता है और बीमारी वहीं की वहीं रहती। काबिल एहतराम फर्रुख सलीम भाई, यहाँ तक तो हमें आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वो है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत अप एंड डाउन, ये क्या डाका डाला जा रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो पिछले साल हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी और टैक्सों की मद में जो फिगर आ रहा है वो 1,500 अरब रुपए बटोरे हैं। छोटा फिगर नहीं है। और आप लेवी देखें 120 रुपए। भाई बात ये है रोजाना की बुनियाद पर आप कर रहे हैं, एक तो ये बता दें ये क्या है रोजाना की बुनियाद पर, हफ्ते के हफ्ते तो समझ आ गई थी। और दूसरी साथ ये भी काइंडली मुझे बता दें कि हुकूमत अपनी लेवी और टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ क्यों नहीं देती? भाई खुदकुशियां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, यकीन जाने यहाँ तो आवाम के बेड़ा गर्क हो गया है और वो कहता है कि मैं लेवी मैंने फिर लेनी है। क्यों ये अपने टैक्स क्यों नहीं कम करते? जरा आसान जबान में मुझे और मेरे नाज़रीन को समझाएंगे सर? देखिए, आसान जुबान में तो ये है कि लेवी बढ़ा दिया, पेट्रोल का कीमत बढ़ गई, डीजल बढ़ गई, कोई भी सड़क पे नहीं निकला। तो हुकूमत आपका कहना क्यों सुने? अब आप सोचिए कि पहले 2 हफ्तों में एक दफा वो नोटिफिकेशन किया जाता था, तो 2 हफ्तों में एक झटका मिलता था। उसके बाद फिर हर हफ्ता भर झटका मिलना शुरू हो गया। अब हुकूमत ये कह रही है कि आप लोगों को रोजाना की बुनियाद पे झटका चाहिए, वरना आप चैन से नहीं बैठते। तो ये 2 हफ्तों का झटका था, सह लिया, 1 हफ्ते का झटका भी सह लिया, अब आप लोग रोजाना का झटका भी सह लेंगे। समझ में ये नहीं आता कि अगर रोजाना की बुनियाद पे एक नई कीमत निकाली जाएगी, तो आप सोचिए कि जो टैक्सी ड्राइवर है, क्या वो रोजाना की बुनियाद पे एक नया किराया उसका तयन करेगा? बच्चों को स्कूल की वैन लेने आती है, उसका भी रोजाना की बुनियाद पे क्या डिफरेंट किराया होगा? एम्बुलेंस वाले सोच लें, उनका एक कवर रेट है,
उन्होंने रेट फिक्स कर रखा है, और वो भी क्या, रोजाना की बुनियाद के ऊपर पहले पेट्रोल की कीमत देखेंगे और फिर अपना एक नया रेट सामने निकालेंगे। अब महीने के महीने की फैमिली का बजट बनता है, महीने के महीने तनख्वाह आती है, तो यहाँ पे क्या वो फैमिली का बजट रोजाना की बुनियाद पे बनाना पड़ेगा। फिर एक और चीज नहीं समझ पाया कि हम तो तकरीबन 85% अपना तेल इंपोर्ट करते हैं। वो तेल आता है कराची में, फिर वो रिफाइनरी में जाता है, फिर वो ट्रक पे लोड होता है, तो वो फिर गिलगित बल्तिस्तान जाना है, वो खैबर पख्तूनख्वा जाना है। वो जब तक वहां पहुंचेगा उस वक्त तक उसका क्या रेट होगा, जब निकला था उस वक्त क्या रेट होगा। तो ये कारोबारी गैर यकीनी की फजा जो है, जो हुकूमत खुद से फैला रही है। अब वो हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कि जो बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है वो गैर यकीनी होती। तो यहाँ मैं समझ नहीं पाया कि हुकूमत जो है वो खुद से अपने ही बिजनेसेस के अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर इतनी गैर यकीनी की फजा क्यों फैलाना चाहती। फरक भाई, आपने पहले भी फरमा दिया कि डॉक्टर और मरीज वाली मिसाल देकर हमें आपने तसल्ली दे दी। अब भी आप कह रहे हैं कि आवाम को यह बर्दाश्त करना पड़ेगा। और यार खुदकुशी कर लूं मैं, क्या करूं फिर मैं जनाब? कुछ तो गाइड करें। आपसे नहीं पूछूंगा, माहिर मौशियत है, क्या हुकूमत को कोई राय दे दे, क्या करे? ये हुकूमत तोड़ दे, डिसॉल्व कर दूं, पिटा करा कि मैं? खुदकुशी तो हो रही है, ऑलरेडी हो रही है महंगाई की वजह से। फरक भाई देखिए, अगर खुदकुशी वाला सवाल है तो वो तो फिर आपको कोई साइकाइट्रिस्ट जवाब दे सकता है, मेरे पास उसका जवाब नहीं हो। तो आप आवाम को बताए ना, हुकूमत को कोई मशवरा दे। हाउ इट पॉसिबल सर, ये कैसे ठीक हो सकती है? फिर कि सिर्फ सब्र ही करिए? नहीं कर सकता, मेरा उसके ऊपर बिल्कुल कतन कोई महारत नहीं। अच्छा देखिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है 5 रुपए 50 पैसे, डीजल की कीमत बढ़ी है 31 रुपए फी लीटर। अब यहाँ भी मैं समझ नहीं पाता हूँ, पेट्रोल जाता है कार के अंदर, मोटरसाइकिल वाले भरवाते हैं, तो वो सफर के लिए इस्तेमाल होता है पेट्रोल, लेकिन डीजल तो पूरे पाकिस्तान के अंदर भरा जाता है। डीजल से पाकिस्तान की मईशत चलती है। ये ट्रक चलते हैं, बसेस को डीजल चाहिए, ट्रैक्टर्स को डीजल चाहिए, ट्यूबल्स को डीजल चाहिए, जनरेटर्स को डीजल चाहिए। मछेरे कराची में जो मछलियां पकड़ने जाते हैं उसको उनको अपने इंजन में डीजल डालते हैं। तो पेट्रोल का तो खैर आपने 5 रुपए बढ़ाया, ये डीजल का जो 31 रुपए बढ़ा देना है। आप सोचिए कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी लाइफ, आपकी मेरी जिंदगी को हर जगह जो है वो ये डीजल जो है वो टच करता है। अब ये डीजल अगर महंगा होता है तो ये कोई पेट्रोल पंप तक नहीं रुकता है, ये गंदम में पहुंचता है, ये सब्जियों में पहुंचता है, ये गोश्त पे पहुंचता है, ये दालें महंगी हो जाती हैं, ये घी पे पहुंचता है, ये दूध पे पहुंचता है, ये आटे पे पहुंचता है, ये तो हर चीज के अंदर घुस जाता है। तो ये हुकूमत किस तरफ मईशत को ले जाना चाह रही है? रोजाना का झटका है, और झटके भी अब आप सोचिए कि वो पेट्रोल पंप तो फरूख साहब, कोई उम्मीद है कि पेट्रोल सस्ता होने वाला है? ये 400 को भी क्रॉस कर देगा, ये अवाम जानना चाह रही है। देखिए, आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमत का तयन किया जाता है वो बुनियादी तौर पे सप्लाई एंड डिमांड की बुनियाद पे किया जाता है। इस वक्त हाल ऐसा है कि तकरीबन 100 मिलियन बैरल जो है उसकी सप्लाई है दुनिया के अंदर, और जो डिमांड है वो 94-95 मिलियन से ऊपर नहीं जा रही। तो आप जानते हैं कि अगर सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो फिर प्रेशर जो है कीमतों के ऊपर वो डाउनवर्ड पड़ता है, यानी कि तेल की कीमतें अंडर प्रेशर हैं नीचे आने की तरफ। लेकिन अब हमारा जो डोमेस्टिक, जो पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल की, इनका बड़ा वाज़े तौर पे ये सामने आ गया है, खास तौर पे पिछले 4-5 महीनों में, कि इनका आलमी मंडी से कतन कोई ताल्लुक नहीं। आलमी मंडी में तेल अगर बढ़ता है 5%, पाकिस्तान में वो 10-12% बढ़ जाता है। जब नीचे आता है 10%, तो पाकिस्तान में 2-3% से ज्यादा नहीं नीचे आता। तो अब ये मामला बैरूनी मुल्क कोई प्रेशर का या जंग का नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मामला है।